हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल। ठीक है, उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका प्राचीन काल। ठीक है, प्राचीन काल होता है, फिर मध्यकाल होता है, आधुनिक काल होता है। ठीक है, इस प्रकार के इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। तो देखिए, प्राचीन काल में सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका कुड़िंद शासक। तो कैसा था उत्तराखंड में कुड़िंदों का शासक? अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड पर शासन करने वाली ये क्या थी? प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी उत्तराखंड पे राज करने वाली? तो वो थी आपकी कुड़िंद शासक। ठीक है, लगभग अगर आप देखें लगभग 3री-4थी ईस्वी तक इनका शासन उत्तराखंड में रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यमुना और जो टोंस नदी है, टोंस नदियों के संगम पर स्थित है आपका कालसी नामक स्थान। ठीक है, कालसी नामक स्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपका यमुना और टोंस नदियों के संगम पर। पहले भी पूछा गया है एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, सो आप ध्यान से इसे समझें। देखिए, तो जो कालसी है उस स्थान से यहाँ पे क्या प्राप्त हुए? अशोककालीन अभिलेख। अशोककालीन अभिलेख अगर दोस्तों पूछा जाए कि कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये कालसी से प्राप्त हुए। कालसी जो कि देहरादून में पड़ता है। और अगर हम नदियों की बात करें तो यमुना और टोंस नदियों के संगम पर स्थित है आपका कालसी। ठीक है, इस क्षेत्र के निवासियों के लिए, जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं, इस क्षेत्र के निवासियों के लिए पुलिंद कहा गया है। क्या कहा गया है? पुलिंद। किस क्षेत्र के लिए? जो कालसी नामक स्थान है और यहाँ से जो प्राप्त हुआ है अशोककालीन अभिलेख, तो इसमें पता चला है कि जो कालसी नामक जो क्षेत्र है वहाँ के निवासियों के लिए क्या शब्द यूज़ किया गया है? पुलिंद किया गया है। और क्षेत्र के लिए समझिएगा, क्षेत्र में रहने वालों के लिए क्या कहा गया है? पुलिंद कहा गया है, जो वहाँ पे रहते हैं। लेकिन जो पूरा क्षेत्र है उस क्षेत्र को कहा गया है अपरांत। ठीक है, उस क्षेत्र को क्या कहा गया है? अपरांत शब्द प्रयोग किया गया है। इस अभिलेख से ये पता लगता है कि प्रारंभ में जो कुड़िंद थे वो मौर्यों के अधीन थे। ठीक है, किस अभिलेख से ऐसा प्राप्त होता है कि कुड़िंद जो है कि मौर्यों के अधीन थे? तो वो किस अभिलेख से लगता है? वो लगता है आपका अशोककालीन अभिलेख से। ठीक है, अब देखिए इसमें अगला एक पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रसिद्ध जो भूगोलवेता थे टामली। ठीक है, प्रसिद्ध भूगोलवेता कौन थे? टामली, जो कि कुलेंद्र लोग थे, यानी कि कुड़िंद लोग थे। तो उन्होंने क्या किया? 2री ईस्वी पूर्व में जो ब्यास गंगा है और यमुना के ऊपरी क्षेत्र में वो फैल गए। ठीक है, कहाँ पे फैले वो? कुलिंद लोग या फिर कुलेंद्र या फिर टामली। ठीक है, इनको कहेंगे हम, एक ही वर्ड सबके लिए एक ही चीज़ आएगी। तो ये लोग गंगा और जो यमुना है, ठीक है, एक तो ब्यास है, गंगा है, ब्यास गंगा, और यमुना की जो ऊपरी क्षेत्र था उसमें कौन फैल गए थे? कुलेंद्र लोग या फिर टामली लोग भी आप कह सकते हैं। इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो कौन था? अमोद भूति था। ठीक है, कौन था सबसे शक्तिशाली शासक? अमोद भूति था। इसके रजत और ताम्र की, किसके रजत और ताम्र की मुद्राएं पश्चिम में ब्यास से लेकर अलकनंदा तक, और दक्षिण में अगर हम बात करें तो सुनेत से लेकर बेहद तक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, किस चीज़ की वो मुद्राएं थी पूछा जाएगा अगर कि अमोद भूति के शासन में किस प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई? तो रजत और ताम्र की मुद्राएं पश्चिम में ब्यास से लेकर अलकनंदा तक प्राप्त हुई हैं, और दक्षिण में सुमेत और बेहद तक। ठीक है, ये स्थान है। तो यहाँ तक अमोद भूति की मुद्राएं प्राप्त हुई जो कि रजत और ताम्र की थी। अब देखिए, इन मुद्राओं के अग्रभाग पर ये जो मुद्राएं थी जो कि ताम्र और रजत से बनी हुई थी, अमोद भूति की जो मुद्राएं थी, उसके अगर आप आगे वाले भाग पे देखोगे तो आपको देवी और मृग का क्या मिलेगा? अंकन मिलेगा। ठीक है, आगे वाले भाग पे क्या मिलेगा? देवी और मृग का अंकन प्राप्त होता है। और अगर इसमें प्राकृत में बात करें हम तो राज्ञ कुड़िंदस अमोद भूतिस क्या मिलेगा? राज्ञ कुड़िंदस अमोद भूतिस महर जस अंकित है। ठीक है, तो ये क्या है? प्राकृत में है, और अग्रभाग पे क्या है? देवी और मृग का अंकन है। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है, बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आप देखोगे जो मुद्रा थी
ठीक है। उस मुद्रा के आगे वाले भाग में मुद्रा किसकी है, ये कौन से है, कुनिंद शासक की थी, जो कि अमोदभूति ने क्या करी थी, अमोदभूति के शासक में ये प्रचलित थी। इसमें रजत और ताम्र की मुद्राएं थी, जो कि पश्चिम में ब्यास से लेकर अलकनंदा तक और दक्षिण में अगर बात करें तो सुमेध से लेकर बेहद तक है। इन मुद्राओं के आगे वाले भाग पे क्या है, देवी और मृग का अंकन है और प्रकृत में राज्ञ कुनिंदस अमोदभूति महर जस अंकित है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करी। अब आगे देखेंगे जो अमोदभूति है, ठीक है, अमोदभूति जो कि काफ़ी शक्तिशाली शासक थे, तो उनकी मृत्यु होने के बाद क्या करा था, शकों ने इनके मैदानी प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, अमोदभूति की मृत्यु हुई तो किसका शासक हुआ, फिर शकों का शासक हुआ। और कहाँ पे हुआ इनका, केवल मैदानी प्रदेशों पर शकों ने क्या कर लिया था, शासन कर लिया था। अब देखिए जो कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन था, तो वो आपकी सूर्य मूर्तियों एवं मंदिरों की उपस्थिति शकों के अधिकार की पुष्टि करता है। इसमें जो सबसे प्रसिद्ध है पूछा जाता है वो है अल्मोड़ा के कोसी के पास स्थित है एक कटारमल, ठीक है, जो कि सूर्य देव का मंदिर है। तो कटारमल का जो मंदिर है वो किसके उपस्थिति दर्ज करता है, तो वो शकों की उपस्थिति को बताता है। और कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये है आपके अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, ये जो मंदिर है ये विशेष रूप से क्या है, प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा से प्राप्त जो कुनिंद मुद्राएं हुई है उसमें आपको देखने को मिलेगा आसेक, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त और आदि राजाओं के नाम भी इसमें क्या है, अंकित हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो मुद्राएं आपको अमोदभूति के टाइम पे मिली थी, तो उसके अग्रभाग पे क्या था, उसके अग्रभाग पे आपको देवी और मृग का अंकन मिला था और प्राकृत में राज्ञ कुनिंदस अमोदभूतिस महर्जस अंकित था। लेकिन उसके बाद जो कुनिंद मुद्राओं पर जो आपको प्रसिद्ध अल्मोड़ा से प्राप्त हुए, अल्मोड़ा से जो प्राप्त हुए उसमें आपको ये नहीं बोलना है कि देवी और मृग का अंकन मिला, जी नहीं, वो तो आपको कहाँ पे मिले थे, दक्षिणी में सुमेध और बेहद तक प्राप्त हुए थे, वो अलग है। लेकिन जो अल्मोड़ा से कुनिंद की मुद्राएं प्राप्त हुई है उसमें आपको आसेक, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त आदि राजाओं के नाम अंकित मिले। इसी में बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, उसे लगता है कि हमने जो पढ़ा था उसमें देवी और मृग का अंकन था, तो वो बिल्कुल सही है। आपने ये भी देखना है कि वो कहाँ पे था, वो आपकी जो मुद्राएं थी वो पश्चिम में ब्यास से लेकर अलकनंदा तक थी और दक्षिण में सुमेध से लेकर बेहद तक थी। उन मुद्राओं पे था आगे वाली भाग पे देवी और मृग का अंकन, और जो प्राकृत में था वो राज्ञ कुनिंदस अमोघ भूतिस महर जस अंकित था। लेकिन वहीं पे जो कुनिंद की जो मुद्राएं हैं जो कि अल्मोड़ा से प्राप्त हुई उसमें आपको आसेक, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त आदि राजाओं के नाम अंकित मिलेंगे। अब देखिए क्या हुआ, शकों के बाद जो प्रथम सदी में, ठीक है, जब प्रथम सदी हुई तो प्रथम सदी के उत्तरार्ध में, ठीक है, राज्य के जो तराई वाला क्षेत्र था, राज्य का कौन सा क्षेत्र, तराई वाले क्षेत्र के भाग पर क्या करा, फिर कुषाणों ने अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, अधिकार किया। फिर वीरभद्र मोरध्वज, ठीक है, वीरभद्र मोरध्वज गोविषाण, वीरभद्र ऋषिकेश को कहा जाता है। थोड़ा मैं अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, अगर आपको पता है तो ज़रूर आप कमेंट करें। वीरभद्र मोरध्वज, मोरध्वज कोटद्वार के पास स्थित है मोरध्वज, और गोविषाण कहा जाता है आपके काशीपुर को। ठीक है, काशीपुर को क्या कहा जाता है, गोविषाण नाम से भी जाना जाता है। ये पूछा भी जाता है, अगर मैं सही हूँ तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीरभद्र ऋषिकेश को कहा जाता है, मोरध्वज जो कि कोटद्वार के पास है, ये पूछे भी जाते हैं एग्जाम्स में। और गोविषाण, ठीक है, गोविषाण जो कि मैंने अभी आपको काशीपुर, ठीक है, जो कि बताया था अभी, काशीपुर, गोविषाण किसे कहा जाता है, काशीपुर। तो यहाँ से पर्याप्त मात्रा में क्या मिले हैं, आपके कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो कहाँ से आपको कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं, तो उसमें आपको अगर ऑप्शन दिया जाता है वीरभद्र, मोरध्वज और गोविषाण, हो सकता है यहाँ पे वीरभद्र, मोरध्वज और गोविषाण न लिखा हो, ऋषिकेश लिखा हो कोटद्वार के पास, और गोविषाण से प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जो कुषाणों के पतन के समय जो यहाँ पे कुछ नए राजवंश यथा जो गोविषाण, कालसीव और लाखामंडल था, तो वो स्थापित हुए, और साथ ही साथ यहाँ पे कुनिंद भी कुछ क्षेत्रों पर शासन करते रहे। ठीक है, तो कुनिंदों के जो समकालीन थे वो कौन थे, योद्धे थे। पूछा जाता है कुनिंदों के समकालीन कौन थे, तो योद्धे थे। योद्धे शासकों की
जो मुद्राएं थी वो जौनसार बाबर तथा जो कालो डांडा है, कालो डांडा कहाँ पे है, ये पौड़ी में है आपके, तो वहाँ से मिली है। और कुषाणों को कुचलने में योद्धाओं ने क्या करा, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। आपसे पूछा जाएगा कि कुषाणों को कुचलने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो वो कौन थे, योद्धे थे। ठीक है, योद्धाओं ने क्या करा, कुषाणों को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखिए जो बाढ़ वाला यज्ञ है वैदिक, ठीक है, बाढ़ वाला यज्ञ, तो वैदिक जो तृतीय सदी है इसका जो निर्माण किया था, तृतीय सदी का निर्माण या फिर बाढ़ वाला यज्ञ का निर्माण, तो वो किया था आपके सील वर्मन ने। किसने किया था, सील वर्मन ने। देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नाम है, पूछा जाता है। तो सील वर्मन नामक जो राजा थे उन्होंने क्या करा था, बाढ़ वाला यज्ञ यानी कि वैदिक जो तृतीय सदी है उसका निर्माण किया था। आगे चलकर क्या हुआ, देखिए कुड़िंत लोगों ने क्या करा, कृतपुर राज्य की स्थापना करी। कृतपुर राज्य की स्थापना किसने करी, तो वो किसने करी, आपके कुड़िंत लोगों ने करी, इसकी स्थापना की। जिसमें क्या हुआ कि उत्तराखंड हो गया, ठीक है, एक तो हिमाचल प्रदेश हो गया और रोहिलखंड, इनका जो उत्तरी भाग है वो सम्मिलित है। तो पूछा जाएगा कृतपुर राज्य में कौन कौन से शामिल हैं, कौन कौन से स्थान शामिल है, कौन कौन सी राज्य शामिल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कृतपुर राज्य की जो स्थापना की थी जिसमें कौन कौन से शामिल है, तो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और क्या है, रोहिलखंड का उत्तरी भाग सम्मिलित है। किसमें, कृतपुर राज्य में। और कृतपुर राज्य की स्थापना किसने करी थी, तो वो करी थी आपके कुड़िंद लोगों ने। ठीक है, देखिए जो समुद्रगुप्त थे, ठीक है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में, जब वो प्रयाग प्रशस्ति में गए तो कृतपुर राज्य को क्या करा गया, गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक अधीन राज्य बनाया गया। कब बनाया गया उसे अधीन राज्य, तो ये जब समुद्रगुप्त थे उनके प्रयाग प्रस्तुतिकरण में क्या करा गया, कृतपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक क्या बनाया गया, अधीन राज्य बनाया गया। उसके बाद आप देखेंगे जो 5वीं सदी है, 5वीं सदी के उत्तरार्ध में, ठीक है, 5वीं सदी के उत्तरार्ध में फिर क्या हुआ, नागों ने कृतपुर के कुड़िंद राजवंश की सत्ता को समाप्त कर दिया। पूछा जाएगा आपसे कि कृतपुर के कुड़िंद राजवंश की सत्ता को किसने समाप्त किया, तो वो किया था आपके नागों ने। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर क्या होता है, फिर नागों ने क्या करा, उत्तराखंड पर अपना अधिकार कर दिया। अब आप देखेंगे कि 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो कन्नौज के मौखरी राजवंश ने क्या करा, फिर नागों की सत्ता समाप्त कर दी। तो प्राचीन में यही चलता था। अब सत्ता तो आज एक की है, कल दूसरे की है, अभी बीजेपी की है, क्या पता फिर नेक्स्ट टाइम किसकी हो, क्योंकि जिस तरीके से विद्यार्थियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आगे ये सत्ता चल पाएगी। बाकी जनता जागरूक है या फिर शायद वोटिंग के टाइम पे जागरूकता थोड़ा कम हो जाती है, तो कुछ इस पर हम बात नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फिर नागों की जो सत्ता है वो समाप्त करके अपना अधिकार कर दिया। और जो मौखरी वंश के अंतिम शासन थे आपके ग्रहवर्मा, ठीक है, कौन थे, ग्रहवर्मा। पूछा जा सकता है आपसे कि मौखरी वंश के अंतिम शासन कौन थे, तो अंतिम शासन थे मौखरी वंश के। ध्यान रखना है किस वंश के, हर वंश से पूछा जाता है। प्रथम कौन थे और आखिरी कौन थे, या फिर सबसे शक्तिशाली कौन थे। तो अगर कोई विशेष है तो उस पर आप विशेष टिप्पणी को हमेशा आप उसे याद में रखिए। तो मौखरी वंश के जो अंतिम शासन थे वो कौन थे, ग्रहवर्मा थे। और ग्रहवर्मा की हत्या के बाद फिर क्या हुआ, मौखरी राज्य उसके बहनोई थे जो थानेश्वर नरेश, ठीक है, मौखरी राज्य के बहनोई थे थानेश्वर नरेश। उन्होंने क्या करा, वो कौन थे, हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन के अधीन हो गए। ठीक है, फिर देखिए जो बाण भट्ट थे, सभी ने नाम सुना होगा। बाण भट्ट के हर्षचरित में, जो हर्षचरित लिखी थी बाण भट्ट ने, बाण भट्ट की जो हर्षचरित है उसमें जो हर्षवर्धन थे उसके शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर कौन आए थे, चीनी यात्री आए थे। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है कि कब आए थे और किस में ये लिखा गया है कि हुइनसांग जो चीनी यात्री थे वो आए, कहाँ पे लिखा गया है, तो ये बाण भट्ट की एक क्या है, हर्षचरित है, जिसमें हर्षवर्धन के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, चीनी यात्री हुइनसांग आए थे हिमालय के उसमें। तो वो कब आए थे, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आए थे। कौन, चीनी यात्री कौन थे, हुइनसांग। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो जो हुइनसांग है वो हिमालय के, अब आप इसको ध्यान से देखेंगे, पो ली ही मो पू
लो, ठीक है, ये अलग अलग है। तो इसे एक साथ अगर आपको याद रखना है तो ये होगा का पोलीहिमोपुलो, पोलीहिमोपुलो, पोलीहिमोपुलो। तो किसे कहा जाता है पोलीहिमोपुलो? तो वो कहा गया है ब्रह्मपुर को, ठीक है। ब्रह्मपुर राज्य में गया था, हिमालय के ब्रह्मपुर राज्य में गया था। चीनी यात्री जो ह्वेनसांग आए वो कहाँ आए? वो आए थे आपके ब्रह्मपुर राज्य में, ठीक है। तो जो कि क्या था ब्रह्मपुर राज्य, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध था? ये बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। इसके लिए प्रसिद्ध था ब्रह्मपुर, बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। और जो हर्ष थे उसके अधीन था, ठीक है, हर्ष के अधीन था। किसके अधीन था? देख सकते हैं आप, हर्ष के वो अधीन था। और हरिद्वार के बारे में पूछा जाता है कि हरिद्वार के बारे में ह्वेनसांग क्या लिखते हैं? तो हरिद्वार के बारे में ह्वेनसांग लिखते हैं कि जो भागीरथी नदी के किनारे, ठीक है, भागीरथी नदी के किनारे हरिद्वार नामक नगर है। ह्वेनसांग ऐसा लिखते हैं हरिद्वार के लिए कि भागीरथी नदी के किनारे हरिद्वार नामक नगर स्थित है, जो कि लगभग 20 ली, अब 20 ली क्या होता है? 20 ली, जो कि क्या है? चीनी एक मापतोल की वो है, जैसे यहाँ पे किलोग्राम होता है, लीटर होता है, तो उसी तरीके से ये 20 ली, ये क्या है? एक मापतोल की एक प्रणाली है चीनी लोगों में, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था? जो कि लगभग अगर इसकी मापतोल में जो है तो वो कितना है? हरिद्वार नगर कितना है? लगभग 20 ली है। ऐसा किसने कहा था? ह्वेनसांग ने कहा था। तो 20 ली के घेरे में है। फिर देखिए जो अंग्रेज इतिहासकार हैं कनिंघम, ठीक है, अंग्रेज इतिहासकार कौन है? कनिंघम है। उन्होंने आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर मानते थे, या फिर ब्रह्मपुर कहा। तो आपसे पूछा जाएगा कि किसने आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर कहा? तो किसने कहा? कनिंघम ने। ध्यान रखना है, किसने कहा? कनिंघम ने। कनिंघम कौन थे? ये एक अंग्रेजी इतिहासकार थे। इन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं वाले संपूर्ण क्षेत्र को क्या कहा? ब्रह्मपुर कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से आप इसे याद रखिएगा। अब देखिए उसके बाद देखिए जो बहुराजकता है उसका युग आया, फिर हर्ष की मृत्यु हुई। उसके बाद जो उत्तराखंड है उसको छोटे छोटे गढ़ों के रूप में क्या करा गया? बांट दिया गया। छोटे छोटे गढ़, या फिर गढ़ को हम कह सकते हैं कोटों के रूप में उसे विभक्त कर दिया गया। और ये जो छोटे छोटे राज्यों हैं उसमें ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविषाण राज्य क्या थे? बहुत मुख्य थे, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा था? वो सबसे बड़ा था आपका ब्रह्मपुर, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा था? वो ब्रह्मपुर था। तो उसके बाद ऐसी 6वीं शताब्दी में ब्रह्मपुर में फिर क्या हुआ कि पौरवों का शासन हुआ। ब्रह्मपुर में किसका हुआ? फिर पौरवों का शासन हुआ। और इस वंश के जो प्रमुख शासक थे उसमें विष्णुवर्मन प्रथम, वृषवर्मन थे, और अग्निवर्मन थे, द्वितीयवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय का नाम आता है। यहाँ से इतना नहीं पूछा जाता है, थोड़ा सा मैं आपकी जानकारी के लिए इसे बता रही हूँ। फिर इस जो विघटन काल है उसमें फिर उत्तराखंड के कई बाह्य आक्रमण भी हुए, जैसे चौहान नरेश विग्रह राज ने क्या करा था? फिर आक्रमण किया था। और जो दक्षिणी उत्तराखंड था, दक्षिणी उत्तराखंड पर, तथा जो तोमर राजाओं ने क्या करा था? पूर्वी उत्तराखंड के कुछ भाग पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। तो ये रहा आपका पूरा जो कुड़िंद शासक था उसके बारे में डिटेल में जानकारी। आज हमने कुड़िंद शासक पढ़ा, उसको पूरा किया। आप एक बार फिर से वीडियोस को दोबारा देखें। अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो ऐसे आप बना सकते हैं। आप एक बार अगर बहुत मन लगा के लिखेंगे तो आई एम श्योर कि आपको पूरा जो कुड़िंद शासक है, वो पूरा कुड़िंद वंश है, वो अच्छे से आपको याद हो जाएगा कि किसके बाद कौन सा राजा आया, किसके बाद यहाँ पे क्या क्या हुआ, कि कैसे सर्वप्रथम कौन थे कुड़िंद शासक थे, जो कि प्रथम क्या थी? राजनीतिक शक्ति थी, ठीक है। यहाँ पे फिर आप देखेंगे कि यमुना और टोंस नदी के संगम पर क्या था? कालसी नामक स्थित था, जहाँ से कि क्या मिले थे आपको? अशोककालीन अभिलेख मिले थे, है ना। और यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया? पुलिंद कहा गया। और इस क्षेत्र को क्या शब्द दिया गया? अप्रांत शब्द दिया गया, ठीक है। और पहले जब प्रारंभ में जो कुड़िंद थे वो किसके अधीन थे? वो मौर्यों के अधीन थे। ये सब हम इधर जब हमने पहले पढ़ा था तो वहाँ पे हम सब डिस्कस कर चुके हैं। तो आप एक बार इसको फिर से देखेंगे, आपको अच्छे से कुड़िंद वंश याद हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसके बाद हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियोज़ में, उसमें हम पढ़ेंगे पूरा
कार्तिकेयपुरम या फिर कत्यूरी वंश जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियोस में। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइएगा। चलिए फिर, बाय एंड टेक केयर।